सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम 2023 और उससे पीछे वाले जो कुछ अच्छे पीवाईक्यूज़ हैं उनको करने वाले हैं। तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस को ही रखा है ताकि रिवीजन भी हो, थोड़ी सी आपको एक फेमिलियरिटी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अप्रोच कैसे करना होता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्रिएटिव ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते, रिपीटेडली होता है ज़्यादातर मेंस में। तो चलो फिर करते कुछ अच्छे क्वेश्चंस। सबसे पहले ये सवाल है, डिसेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलो फिर इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि P और Q रियल नंबर्स हैं। हमें फिर एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है आयोटा यहाँ पर ये होता है, ये तो हमें पता ही है। और ये जो है हमारे पास रूट्स है किस इक्वेशन के, ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, P और Q की वैल्यूज़ निकालनी है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना ध्यान रखो ये जो 2 है ना, 2 की जितनी भी पावर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ इधर। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, तो आपके पास बना 1 - 3 आयोटा, ठीक है, √3 आयोटा की पावर 200 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 199। ठीक है, क्लियर है। और आपके पास ये बराबर आ रहा है P प्लस आयोटा Q के। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली आपको 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, रीज़न सिंपल है कि मैं 2 को अंदर लेके जाना चाहता हूँ उस ब्रैकेट के। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर 2 को मैं अंदर ले जाऊँ अब, तो 1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, इसकी पावर 200 है, इक्वल टू ये है 1/2 टाइम्स P प्लस आयोटा Q। तो अब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ही फोकस रखेंगे, बहुत ही आसान है कि देखो हम इसको पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे। पोलर फॉर्म कह लो, यूलर फॉर्म कह लो, किसी भी फॉर्म में लेके जाओगे, लगाना तो डी मॉर्गन सी है। तो यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक अगर मैं बात करूँ तो हम क्या कहना चाहते हैं कि इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लग जाता है कि साइन थीटा नेगेटिव है। ठीक है, साइन थीटा नेगेटिव है एंड कॉस थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली इसका जो थीटा होता है ना उसको हम -π से π के बीच में रखते हैं। ठीक है, 0 से 2π नहीं रखते, -π से π समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना एंगल आ जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री है, नहीं 60 डिग्री है, तो -60 डिग्री है ये बेसिकली, तो -π/3 कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिक तौर पे आप इसको कह सकते हो कि ये ई की पावर, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, ई की पावर आयोटा थीटा के, तो ये ई की पावर आयोटा -π/3 है। ठीक है, क्लियर है। और इसकी पावर आपने 200 कर रखी है, तो बहुत ही सिंपल है कि ये 200 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर आयोटा -200 पाई डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है बात, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब देखो जैसे ही हमारे पास ये निकला ना, अब हम इसको वापस से पोलर फॉर्म में ले जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ गया कि ई की पावर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कॉस ऑफ -200 पाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ -200 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो आप एक चीज़ तो जानते ही हो, ठीक है, कि यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा एंड कॉस में नेगेटिव साइन हट जाता है, आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये आपके पास बन गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि 2π, ठीक है, 2π से ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंगल्स में, दोनों में, है ना। तो अगर आप 200 को
डिवाइड करते हो 3 से तो आपके पास क्या आता है 6 6 एंड 2π/3 66 एंड 2/3 आ जाता है। तो सिमिलरली अगर आप इसी को यहाँ पे लिखोगे तो ये आएगा cos ऑफ 66π प्लस 2π/3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही है मामला, तो 66π प्लस 2π/3। अब आपको पता है 66π बेसिकली 2π की रोटेशंस है तो वो हटा सकते सिंपली, तो हमारे पास आ रहा है cos ऑफ 2π/3, ठीक है, माइनस आयोटा साइन ऑफ 2π/3। तो अब आप 2π/3 अगर देखोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू हमारे पास आ रही है कि एक्चुअली इसमें मैं क्या कर सकता हूँ 2π/3 तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे वैल्यू हमारी यहाँ पर 1/2 आती है, -1/2, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगी √3/2 आयोटा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं राइट हैंड साइड से जो कि यहाँ पर ये था, तो हमारे पास क्या आया, ये हमारा बराबर किसके P/2 प्लस आयोटा टाइम्स Q/2। तो यहाँ से P की वैल्यू -1 निकल गई एंड Q की वैल्यू -√3 निकल गई। तो अब मुझे वैल्यूज़ क्या पूछी थी, हमें पूछा था ये दोनों रूट्स हैं इक्वेशन के ना, तो इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक रूट है हमारे पास P + Q + Q² एंड एक रूट है मेरे पास P - Q + Q², है ना, ठीक है। एक पेज ऐड कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ डालता हूँ क्या आएगा, -1 प्लस -√3 + 3 एंड यहाँ पे -1 प्लस √3 एंड प्लस का 3। तो ये हमारे पास बन रहा है 2 - √3 एंड ये क्या बन रहा है 2 + √3। तो ये दो अल्फ़ा और बीटा मेरे पास रूट्स आ गए किसी क्वाड्रेटिक के। तो क्वाड्रेटिक को लिखना बहुत आसान है, मेरे पास क्या आ जाता है क्वाड्रेटिक x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो कर दो, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 4 है ना, तो यहाँ पे 4x आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है। तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक बन रही है जो हमारा आंसर है, ठीक है। तो -4x + 1 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, आसान था ना। यहाँ पे जब हम 200 को अंदर लेके गए हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि कोई भी रैशनल नंबर आप अंदर लेके जा सकते हो। ये डी मोवियर्स, ठीक है, डी मोवियर्स थ्योरम है, ठीक है, एंड उसमें बेसिकली आप एंगल में उसकी पावर को लेके जा सकते हो, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। मैंने तभी पोलर फॉर्म से दिखाया ताकि ये थ्योरम आपको फील नहीं होती, फिर आपको लगता है ये तो सीधा पावर ही अंदर जा रही है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो मेरे अटेम्प्ट करने से पहले और सही आंसर मार्क कर लेना। 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें हमें गिवन है जिन पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ए बी के बराबर नहीं है, B2 नॉन रियल नंबर्स, ठीक है, क्लियर है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ठीक है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है और दोनों ज़ीरो भी नहीं है और दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, यहाँ पे एक सेट गिवन है हमें एंड इस सेट पे अगर हम बात करें तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इसको और इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली दो इन्फॉर्मेशंस हैं, रियल पार्ट ऑफ a z²
प्लस बी टाइम्स जेड, ठीक है, इक्वल टू ए, एंड एक मेरे पास है रियल पार्ट ऑफ बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड इक्वल टू बी। तो मुझे अब इसके ऊपर ही सॉल्विंग करनी है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि रियल पार्ट जो होता है ये पॉजिटिव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ इसको कि ये एक्चुअली रियल पार्ट ऑफ दिस प्लस रियल पार्ट ऑफ दिस है, ठीक है, क्लियर है। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये रियल पार्ट ऑफ ए जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस रियल पार्ट ऑफ बी जेड है, क्लियर है बात। और उसमें भी कि ये जो बी है ये तो मेरे को पता है कि एक रियल नंबर है, तो ये बाहर लेके जा सकता हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली ए को भी बाहर लेके जा सकता हूँ कि, ठीक है, क्योंकि वो रियल नंबर्स हैं। अगर कॉम्प्लेक्स होते फिर नहीं कर सकते, ठीक है, बट ये क्योंकि रियल है तो मैं इसको बाहर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अब समराइज़ करूँ तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ कि ये ए टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर है प्लस बी टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड है। सिमिलरली इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बी रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर है एंड यहाँ पे ये ए टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड है, ठीक है। तो ये अब दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। ये दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास, ये हो गई और ये हो गई, ठीक है, क्लियर है। अगर आप देखो इसमें मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इसको आप मान लो कोई वेरिएबल x है और इसको इस रियल पार्ट ऑफ z को मान लो कि ये y है, ठीक है। सिमिलरली ये भी x आ गया और ये भी y आ गया। तो इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे है ax प्लस बी वाई इक्वल टू a एंड bx प्लस ए वाई इक्वल टू b। अब इसमें अगर मैं पुटिंग करूँ, ठीक है, कि लेट से मैं इसको उधर ले गया, ठीक है, क्लियर है, तो मेरे पास क्या आएगा, बी वाई इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर इसमें भी करता मैं तो मेरे पास आता ए वाई इक्वल टू बी टाइम्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स। तो अब ये जो दोनों इक्वेशन है ये हो गई और एक ये हो गई, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, समझ पा रहे हो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं या फिर तुम कह सकते हो कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्योंकि मुझे पता है मैं पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ बी से मैंने डिवाइड कर दिया और मैंने बोला कि ये जो चीज़ है ना ये 1 माइनस एक्स, इसको पुट कर दो ऊपर वाली में, तो मेरे पास आएगा बी वाई इक्वल टू ए टाइम्स ए वाई बाई बी, ठीक है। मुझे पता है बी नॉन ज़ीरो है क्योंकि ये सवाल में गिवन था नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, है ना। तो इसको ज़रा देखना क्या बन रहा है, तो मैं एक ही साइड ले आता हूँ उनको, ए स्क्वायर बाई बी वाई माइनस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्लियर है, ये मेरे पास चीज़ आ गई, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ केसेस बन रहे हैं, अगर मैं ऊपर फैक्टर बनाना चाहूँ तो मेरे पास आएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाई एंड डिनोमिनेटर में b है और ये ज़ीरो के बराबर है। तो देखो a तो b के बराबर है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इधर से मेरे पास दो केस निकलेंगे, एक होगा कि a प्लस बी ज़ीरो हो जाए और एक होगा कि y ज़ीरो हो जाए। y मतलब रियल पार्ट ऑफ z ज़ीरो हो जाए। रियल पार्ट ऑफ z अगर ज़ीरो है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं।
तो अगर z में मानता था x प्लस आयोटा y तो उसका रियल पार्ट 0 है। इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और अगर मैं इसको इक्वेशंस में डालूं, ठीक है, जो मेरे पास ये इक्वेशंस थी इसमें डालूं तो क्या बनेगा? अगर देखो इसमें मैं मान लेता कि तो जेड स्क्वायर क्या आता मेरे पास? जेड स्क्वायर मेरे पास आ जाता माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ जाता। तो अब मैं अगर इक्वेशंस लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा? ए टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? बी टाइम्स आयोटा वाई। और इसका रियल पार्ट बोला है तो रियल पार्ट तो यही बना है ना। तो इसका मतलब ये जो पहली इक्वेशन है मेरे पास क्या आती? माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्योंकि ज़ीरो नहीं हो सकता, नॉन ज़ीरो है, तो ए कट गया, मेरे पास आया माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। माइनस वाई स्क्वायर कभी 1 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि ये केस ही गलत है। इसका कोई रियल, इसमें कोई इमेजिनरी नंबर मुझे ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये केस इज़ नॉट गिविंग एनी सोल्यूशन, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कोई z ऐसा मुझे मिला ही नहीं। अच्छा, तो अब ये केस अगर हम देख लें तो इस केस में क्या हो रहा है कि a हमारा माइनस बी बन जा रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाली इक्वेशन पकड़ ली, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एक पेज ऐड करता हूँ मैं। तो a इक्वल टू माइनस बी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए के लिए, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी ना पहली वाली। अगर इसमें ऐसा डाला तो b को माइनस ए डाल दिया मैंने, है ना, तो मेरे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास माइनस ए है। तो a अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो x माइनस वाई आ रहा है, वो आ रहा है a के बराबर। a नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब कि x माइनस वाई मेरे पास 1 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में डालोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसमें तुम x क्या था हमारा? रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर एंड ये था रियल पार्ट ऑफ z, ये हमारे पास 1 के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं z को मान लूँ कि ये x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, तो अगर आप डालोगे तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर का रियल पार्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ ये एक्स आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये क्या आ रहा है? ये तो एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है ना। तो इसमें तो इन्फानाइट पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिली जो कि क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर रही हो, बल्कि इन्फानाइट हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इन्फानाइट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात क्लियर है? इन्फानाइट इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि एक केस में तो हमारे पास कुछ z आ ही नहीं रहा, जब हमारा z हम सोच रहे प्योरली इमेजिनरी हो, एंड दूसरे वाले केस में हमारे पास सॉल्व करके एक सर्कल की इक्वेशन आई, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हमारे पास इन्फानाइट पॉइंट्स हैं। सो इन्फानाइट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा आपको संभल के चलना है, कैलकुलेशन रिड्यूस रखनी है इसमें। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, काफ़ी आसान सवाल है ये भी। ये हमारे पास 2023 शिफ्ट टू फरवरी या फिर तुम कह लो जनवरी अटेम्प्ट का है, ठीक है, फरवरी के कुछ मंथ्स आ जाते हैं। तो हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर्स गिवन है, दो रियल नंबर्स हैं। ए बी का जो साइन है वो लेस देन ज़ीरो है, बहुत बढ़िया बात। फिर हमें बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस यूनिट मॉडुलस है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी लाई करता है इस सर्कल पे, ठीक है। देन द पॉसिबल वैल्यू, ध्यान रखना पॉसिबल वैल्यू, ये नहीं बोला कि क्या वैल्यू है, बस बोला है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगी, जहाँ पे टी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बट संभल के चलो, ठीक है। वर्डिंग्स ध्यान से पढ़नी है, बाकी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। सबसे पहले हमें क्या गिवन था कि 1 प्लस ए आयोटा डिवाइडेड बाय बी प्लस आयोटा, ये यूनिट मॉडुलस है। यूनिट मॉडुलस मतलब
मैग्नीट्यूड 1 है या मॉडुलस 1 है, ठीक है। तो मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 के पूरे का मॉडुलस हमारे पास Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 के मॉडुलस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे हम जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ए आयोटा का मॉडुलस डिवाइडेड बाय बी प्लस आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 1। तो मॉडुलस आप इम्प्लीमेंट करके देखो, क्योंकि ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जब मॉडुलस यहाँ पे निकालोगे तो हमारे पास आया 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आया ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। अब क्योंकि हमें बोला है, क्या बोला था हमें, कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब ए और बी हैव अपोजिट साइंस, मतलब उनका साइन डिफरेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू माइनस बी होनी चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। जैसे ही हमने निकाला हमारे पास क्या था, हमें बोला था कि ये जो ए प्लस आयोटा बी है लाई कर रहा है इस सर्कल पे। तो इसका मतलब अगर ए प्लस आयोटा बी की बात करी जाए तो मैं बी को माइनस ए डाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है ए 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ये जो है किस पे लाई करता है, ये लाई करता है z माइनस 1 का मॉडुलस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z का मॉडुलस, ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पे भी आप एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, एक पेज ऐड कर देते कैलकुलेशन के लिए। एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो कि Z1 Z2 का जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास Z के मॉडुलस एंड Z2 के मॉडुलस के बराबर है। तो यहाँ से ये 2 और Z अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आया 2 एंड Z मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि 2 तो रियल नंबर है, वो वैसे भी बाहर निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बन गया कि अगर मैं ये डाल दूँ Z को तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा a माइनस 1, ठीक है, a माइनस 1 प्लस माइनस ए आयोटा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे क्या है z, ट्वाइस ऑफ z क्या था मेरा a 1 माइनस आयोटा एंड इसका मॉडुलस। तो a भी आप बाहर निकाल सकते हो प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसा आ गया, इसका मैग्नीट्यूड ये a, ठीक है, क्लियर है। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड तो मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे तो आपके पास एक्चुअल में आएगा क्या, यहाँ पर a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी तो यहाँ पे a स्क्वायर 8a स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाएं तो हमारे पास आ रहा है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मैं इस 28 में से 4 बाहर निकालूँ तो यहाँ 7 बचेगा, तो यहाँ 2 आ गया। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरे पास a की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो a की मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही है। इन्होंने क्या बोला, हमें क्या निकालना है, पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है इसकी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ऑप्शंस अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा
कि देखो 0 -1 1 और ये बन रहा है, और बेसिकली b जो है हमारे पास माइनस ऑफ a है, तो a बहुत गंदा आ रहा है तो b भी बहुत गंदा होगा। तो देख लेते हैं, हमें बेसिकली इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाना है a की वैल्यू पे। तो अगर a की दोनों वैल्यूज़ मैं कंसिडर करूं, एक वैल्यू तो क्या है a की एक वैल्यू है -1 -√7/6, और एक वैल्यू है +1 -1 +√7/6। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखूं तो वो ज़ीरो आएगा, सॉरी ज़ीरो नहीं -1 आएगा, क्योंकि ये एक ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि √7 कितना हो गया, 3 से कम है, 2 से बड़ा है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग, तो -2 पॉइंट समथिंग अगर -1 हो रहा है तो ये पूरा -3 पॉइंट समथिंग है, और 6 से डिवाइड हो रहा है तो ये -0.5 समथिंग आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आ रहा है, एंड इसको अगर मैं देखूँ तो ये 2 पॉइंट समथिंग है, इसमें -1 किया तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, या 1 के आसपास, डिवाइडेड बाय 6 कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास आएगा 0। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स b। देखो, अगर हम a को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a को -1 डालें, इसको डालूं, तो न्यूमरेटर 0 बन रहा है, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, क्यों, 1 -1/4b, b हमारे पास इसका नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे 1 + √7/6। ठीक है, क्योंकि a इक्वल टू -b है ना, तो ये 0 आ रहा है। तो एक पॉसिबल वैल्यू जो पहले वाले केस से निकल रही है वो ये निकल रही है। ठीक है, 0 है आंसर में, 0 है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। दूसरे वाले केस में हमारे पास कुछ गंदा सा ही आंसर आने वाला है। तो बेसिकली इस केस में अगर हम डालेंगे ना वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 1 + 0 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 1 - √7/6। तो ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास बस एक ही आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक और पॉसिबल वैल्यू है, तो 0 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे गलती यही होती कि पॉसिबल नहीं देखा तुमने, तुम ये जो ए की वैल्यूज़ आ रही हैं इसको देख के ही डर जाते हैं ज़्यादातर कि भाई ये क्या आ गया, अब तो आंसर कैसे निकलेगा, या कुछ उनको लगता है कि गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, बट ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन पॉसिबल वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो एक पॉसिबल वैल्यू 0 भी है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो ये हमारे पास कुछ एक्सट्रीम, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। 2022 का जुलाई का ये एक क्वेश्चन है, तो एक बार इसको ट्राई करना मेरे ट्राई करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन गिवन है ये बहुत ही बढ़िया है ना। z का स्क्वायर हमारे पास क्या गिवन है, z कॉन्जुगेट 2 की पावर में 1 - z का मॉडुलस। ठीक है, क्लियर है। अब सोचो इस पे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये गिवन है कि b जो है नॉन ज़ीरो है। ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट उस z का है, मतलब z रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें एक्चुअली तुम क्या कर सकते हो, तुम मॉडुलस लगा दो दोनों साइड। जैसे तुम मॉडुलस लगाओगे, तुम्हें मैंने प्रॉपर्टी तो बताई थी कि भाई ये क्या है, स्केलर है, स्केलर तो बाहर निकल जाएगा आराम से, एंड ये z स्क्वायर है, तो एक्चुअली इसमें जो 2 है ना पावर है, तो उस पावर को भी आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है मॉडुलस की, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो z के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, जो कि z के मॉडुलस के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रॉपर्टी है। एंड साथ में आ गया 2 की पावर 1 - z का मॉडुलस। अब क्योंकि b हमारे पास नॉन ज़ीरो गिवन है, इसका मतलब ये भी निकलता है कि z का जो मॉडुलस होगा वो नॉन ज़ीरो होगा।
सही बात है कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ से ये पता लगा कि मैं z का एक फैक्टर, यहाँ पे z मॉडुलस का एक फैक्टर काट सकता हूँ इस इक्वेशन से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, z का मॉडुलस इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस z का मॉडुलस, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा कि अब तो हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा, जो कि सही बात है। तो यहाँ पे तुम सोचो क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर तुम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि z जब 1 होगा तो 2 की पावर 1 माइनस 1 बन जाएगा, तो वो भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक इसका सोल्यूशन निकल जाता है। बट ये इसका एक लौता सोल्यूशन है, ये इसका एक लौता सोल्यूशन है। इसको भी मैं प्रूव कर सकता हूँ बहुत आसानी से। एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं जो कि है 2 की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। मतलब इस चीज़ को उधर ले गया और x में कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। x हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि z का मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगा माइनस कुछ ऐसा ln(2) -1, ठीक है। क्लियर है बात? तो अब अगर तुम इसको कंसीडर करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर ln(2), हाँ ln(2) अपना क्या होता है, ln(2) अपना क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। ln(2) अपना पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि 1 पे 0 होता है, 1 से ऊपर पॉजिटिव होता है, 1 से नीचे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, यहाँ पे हमें ये पता लगा कि ये पूरी चीज़ नेगेटिव ही रहेगी हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है एंड ये भी नेगेटिव है। तो ये हमेशा एक नेगेटिव फंक्शन है। इसका मतलब ये हमेशा डिक्रीज़ करेगा। तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा, और वो जब कट कर रहा था वो हमने एक ढूंढ रखा है, ठीक है। तो z का मॉडुलस इक्वल टू 1 इज़ द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। बात क्लियर है? एक पेज ऐड कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे z का मॉडुलस इक्वल टू 1 मिल चुका है। तो अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन मैं कंसीडर करूँ जो सवाल में गिवन थी ये वाली, तो इसमें अगर z का मॉडुलस 1 रख दिया तो ये चीज़ 1 हो जा रही है, ठीक है। तो इतनी इक्वेशन बची मेरे पास, तो इसको भी लिख लेता हूँ। तो बेसिकली अब मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो z का मॉडुलस इक्वल टू 1 मिल गया, और एक ये पता है कि z² इक्वल टू z का कॉन्जुगेट है, ठीक है। क्लियर है बात? अगर मैं z को x प्लस आयोटा y डाल दूँ तो मेरे पास ये आ जाता है कि ये क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू 1, और अगर मैं इसमें डाल दूँ तो मेरे को मिला x² माइनस y² प्लस 2xy आयोटा, ये बराबर आ गया हमारे पास x माइनस आयोटा y के। तो इसमें अगर मैंने कंपैरिजन किया तो मेरे पास आया कि x² माइनस y² इक्वल टू x है, और एक मेरे पास आ गया 2xy इक्वल टू माइनस y है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास दो सोल्यूशन आए, या तो मेरा y 0 हो जाए, या फिर मेरा x जो है -1/2 हो जाए, या फिर ये दोनों भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं y को 0 मान लूँ, ठीक है, मैंने एक केस बनाया y को 0, तो मेरे पास जो मॉडुलस इक्वल टू 1 से ये जो कंडीशन आ रही थी ये वाली, ये क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी कि x² इक्वल टू 1 है। और दूसरी वाली जो कंडीशन थी ये वाली मैं अगर डालूँगा मेरे पास आएगा x² इक्वल टू x। तो x² को अगर तुम इसमें डाल देते हो तो यहीं से मिल गया x इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से एक सोल्यूशन मिला कि जब मेरा x इक्वल टू 1 हो जाए और y इक्वल टू 0 हो जाए। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि सवाल में हमें एक चीज़ गिवन थी, b 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि y 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो केस हमने लिया था यही गलत है, ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y 0 नहीं हो सकता, क्वेश्चन ने कहा है। तो इसका मतलब y 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x को -1/2 होना चाहिए।
तो x को फिक्स कर दिया हमने -1/2, ये हमें मिल गया है। तो अब बाकी दो इक्वेशन में डाल देते हैं। मॉडुलस वाली में डालूंगा तो क्या मिलेगा, y² = 3/4, ठीक है। एंड जब दूसरी वाली में डालूंगा तब भी यही मिलने वाला है, आप डाल के देख लेना, यही मिलेगा। तो y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, y = -√3/2 या फिर +√3/2, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ निकल जाती हैं, बट इन दोनों के लिए मतलब आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई भी एक लेट कर लो, ठीक है। -1/2 प्लस वाला कंसीडर करूँ अगर मैं, तो ये आया, ये हमारा z हो गया। हमें पूछा है कि z की पावर n = z+1 की पावर n किस लीस्ट वैल्यू ऑफ n के लिए ट्रू होगी, जहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है। अगर आप ध्यान से देखो कि अगर n को मैंने 0 ही डाल दिया तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगी, लेकिन हमें 0 नहीं डालना, हमें नेचुरल नंबर्स डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम डाल देते हैं -1/2 +√3/2 आयोटा की पावर n। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया -1/2 +√3/2 आयोटा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखा दूँ कि ये माइनस वाला भी कंसिडर कर लूँ साथ में। देखो ये दो पॉसिबिलिटी है ना, तो यहाँ पे अगर मैं डालूँगा तो कुछ ऐसा आ रहा है प्लस माइनस, ठीक है। मैं दोनों दिखा देता हूँ साथ में, यहाँ पे n डाल दिया। तो यहाँ पे अगर मैं राइट वाली थोड़ी सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे रियल पार्ट मिल रहा है 1/2 प्लस माइनस यहाँ पे √3/2 आयोटा की पावर n, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा की पावर n। तो अगर मैं प्लस वाला केस दिखाऊं, ठीक है, प्लस वाला केस, तो हमारे पास है √3/2 आयोटा, इसकी पावर n = यहाँ पे आएगा प्लस में 1/2 प्लस √3/2 आयोटा इसकी पावर n। इसको हम लिखेंगे e की पावर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है cos थीटा हमारा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारे पास 2π/3 आ जाना चाहिए। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये π/3 बन जाएगा। तो इसकी पावर n, डी मॉर्गन लगाया, n मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल से, तो e की पावर आयोटा 2π/3 n इक्वल टू आ गया e की पावर आयोटा π/3 n। तो इसको डिवाइड में ले जाओ, तो e की पावर आयोटा 2π/3 n माइनस π/3 n, ठीक है, ये हमारे पास 1 के बराबर है। तो e की पावर आयोटा π/3 n हमारे पास 1 के बराबर है। एंड इसमें जब मैं वापस एंगल्स में लाऊंगा तो cos ऑफ π/3 n प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3 n, तो ये हमारे पास 1 के बराबर होना चाहिए। तो इससे मैं, मेरे पास दो इक्वेशन है बट बेसिकली सेम ही बात है। तो cos ऑफ π/3 n की अगर हम बात करें, वो 1 के बराबर कब होगा, जब n हमारा 6 हो जाए, है ना, क्योंकि n को 0 नहीं रख सकता मैं। तो अगला जो नंबर मुझे मिल रहा है नेचुरल नंबर, वो 6 मिल रहा है, तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप नेगेटिव वाले केस को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सेम ही आंसर आना चाहिए। तो अगर हम नेगेटिव वाले केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसा आ गया माइनस में, और यहाँ पे 1/2 माइनस √3/2 इसकी पावर n, ठीक है। तो इस केस में भी अगर तुम देखोगे तो सेम सही बनने वाला है कि यहाँ पे अब देखो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट को हम नेगेटिव साइन में देखते हैं, क्योंकि थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -π से थीटा हमारा कहाँ तक है, π तक। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास क्या एंगल आएगा, -2π/3,
क्लियर है, इसकी पावर n हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही है। ये हमारे पास क्या आ गया, अब साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको भी हम नेगेटिव साइन में देखते हैं। तो ये हमारे पास आयोटा -π/3 बन गया, ठीक है, इसकी पावर n। तो इसमें अगर मैं तुम्हें पहले डी मूवियर लगेगा, डी मूवियर के बाद उसको डिवाइड में लेके जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारे पास कुछ ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारे पास 1 के बराबर है। तो इसमें तुमने फिर से कॉस ऑफ -π/3n, ये तुम्हारे पास आयोटा साइन ऑफ -π/3n, ये तुम्हारे पास 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से भी यही सिचुएशन निकली, π/3n तुम्हारे पास 1 के बराबर हो, n की वैल्यू 6 चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। तो सेम ही आंसर आना है दोनों से, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया, 6 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आई होप सो आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये हमारे पास थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन दिखने में है, इसका सोल्यूशन काफ़ी इजी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या कह रहा है, ए हमारे पास एक सेट है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं। सिमिलरली बी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है जिसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, उसके ऊपर ऑप्शंस हैं। एंड ये बेसिकली बहुत आसान चीज़ है, मैं ज़रा समझाता हूँ। ए वाले सेट को अगर तुम देखते हो तो इसकी ये कंडीशन को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो कर सकते हैं कि देखो z+1 जो है डिवाइडेड बाय z-1, ठीक है, z-1, इसका मॉडुलस लेस देन 1 दिया है। तो इसमें मॉडुलस को सेपरेट कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टी बताई थी पीछे, ठीक है, ऊपर मॉडुलस नीचे मॉडुलस लेस देन 1, ये मॉडुलस को उधर ले जा सकता हूँ तो ले जाते हैं। तो यहाँ पे z-1 का मॉडुलस, तो इसमें अगर मैं x प्लस आयोटा वाई डालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x+1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए, स्क्वायरिंग कर दी है, ध्यान रखना, स्क्वायरिंग कर दी, तो हमारे पास ये आया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि x+1 का जो स्क्वायर है वो मेरे पास बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए x-1 के स्क्वायर का, ठीक है। तो ये तो तभी होगा, ये कब होगा, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। x² + 2x + 1, और ये हमारे पास आ गया x² - 2x + 1, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 2x इज़ लेस देन -2x, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया 4x इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया कि x जो है लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, x लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन दे रहा है ये, तो इसका मतलब इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जिनका x लेस देन 0 हो, ठीक है, बात क्लियर है। अब बी वाले सेट को भी दिखा देता हूँ। बी वाला सेट ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जो हमने पढ़ा होता है थ्योरी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, मैं इसको ज़रा बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो एक पेज ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी थ्योरी में समझा देता हूँ। तो हम समझ रहे हैं आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, लेट्स से z, जो कि वेरी कर रहा है ओवर z1 एंड z2, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है जिसका जो आर्ग्यूमेंट है एंगल, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंगल होता है, ये हमारे पास किसी थीटा के बराबर गिवन है, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग इसका ऐसा है कि लेट्स से ये z1 था आपका, ठीक है, z1 एक वेक्टर होगा। ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप एज अ वेक्टर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो z2 है,
तो ये कुछ वेक्टर निकल रहे थे ओरिजिन से, ठीक है। ये Z1 हो गया, सॉरी Z2 हो गया और ये Z1 हो गया, ठीक है। अब ये जो है दो, ठीक है, इनसे पास करने वाला हमारे पास जो Z है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग Z हमारा वेरी कर रहा है। तो Z जब वेरी कर रहा है तो वो कैसा दिखेगा, वो एक्चुअली क्या होगा, वो एक आर्क होगी, ठीक है, वो एक आर्क होगी। उस आर्क पे हर एक पॉइंट पे, लेट से Z यहाँ पर है, ठीक है, इस सर्कमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड होगा वो हमारे पास थीटा होगा। क्लियर है बात, समझे। तो Z1 अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब Z1 Z2 डायगोनल है। अगर वो हमारे पास थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है सर्कल की, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, तो अगर मैं इसका डायामीटर लेता हूँ तो यहाँ से अगर एंगल सबटेंड देखूँ सर्कमफेरेंस पे तो वो क्या आती है, 90 डिग्री आता है। लेकिन 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 अगर मैं किसी कॉर्ड की बात करूँ जो कि ऐसी है तो उस पर एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री से बड़ा आएगा, सही बात है। और इसकी दूसरी साइड जो ये एंगल आएगा, ठीक है, वो हमारे पास 90 डिग्री से छोटा आएगा। ये अल्फ़ा और ये बीटा मान लो, तो यहाँ से ये पता लगा अल्फ़ा जो है हमारा छोटा होगा 90 डिग्री से और बीटा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है। ये अगर थ्योरी तुम्हें पता लग गई तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आर्क ऑफ अ सर्कल ये एक टॉपिक के अंदर आता है, तो आई होप सो थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी कैसा सवाल है। अब मैं इसको एनालाइज करके दिखाता हूँ। ये जैसे है ना हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-1 डिवाइडेड बाई Z+1 इक्वल टू 2π/3। तो इसको अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-1 डिवाइडेड बाई Z+1 ये हमारे पास 2π/3 है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि Z-1 और Z-1 डिवाइडेड बाय Z-2, यहाँ पे एक बार पॉइंट्स को प्लॉट करो। तो Z1 अपने पास ये और इसमें माइनस साइन को अगर मैं एडजस्ट करूँ, ठीक है, तो ये एक्चुअली माइनस ऑफ -1 है। तो मेरे पास ये Z हो गया, Z1 हो गया और ये मेरे पास Z2 हो गया। तो अगर मैं अब ज्योमेट्री बनाऊँ इसकी तो क्या आएगी, यहाँ पे मैंने एक आर्गन प्लेन पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आगे x और y एक्सिस या रियल और इमेजिनरी लगा लो। तो हमारे पास Z1 जो है, Z1 के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूँ तो इसका रियल पार्ट है, तो मतलब 1,0 पे है, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा 1,0 है और दूसरा वाला हमारे पास -1,0 पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1,0। तो ये Z2 है, ये Z1 है। अब ये क्या एंगल कर रहा है, 90 डिग्री से बड़ा। 90 डिग्री से बड़े वाली आर्क कैसी होती है, ये होती है ना। छोटा वाला पोर्शन बनता है ना, ठीक है, छोटी वाली आर्क बनती है, तो यही वाला होगा। अब हमें पता है कि अगर इससे कोई सर्कल में पास कराऊं, बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट अगर हम देखें तो छोटी वाली आर्क ऐसी होएगी, है ना, छोटी वाली आर्क ऐसे होएगी और बड़ी वाली आर्क ऐसे होएगी, ठीक है। तो क्योंकि एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो छोटी वाली आर्क होएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी आर्क कैसे निकलेगी, कुछ ऐसी होगी, ठीक है, क्लियर है। इसके हर एक पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 2π/3 है, क्लियर है बात, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ये मेरे को सिमेट्रिक लग रहा है अबाउट दिस इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट पे है। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का वो यहाँ पे लाई करेगा, है ना। तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लेट कर सकता हूँ कि इसका जो सेंटर है 0,α पे है, जिसका डिस्टेंस ऑब्वियसली Z1 और Z2 से बराबर होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो तुम सर्कल्स की, बहुत ही मज़ेदार, जो कि मेरे को अभी अभी क्लिक करा। क्या है कि
देखो आपको पता है कि यहाँ पे जो ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं सर्कमफेरेंस पे, क्या कर रहे हैं, क्या एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये एंगल जो थीटा सबटेंड कर रहे हैं वो 2π/3 है। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, कि अगर वो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है किसी आर्क पे, तो सेंटर पे क्या सबटेंड करेगा, कोई कॉर्ड Z1 Z2 के, Z1 Z2 जो कॉर्ड है वो अगर सर्कमफेरेंस पे थीटा सबटेंड कर रही है, तो सर्कल के सेंटर पे क्या सबटेंड करेगा एंगल, उसका हाफ, है ना। तो ये पूरा θ/2 होगा, यानी π/3। और उसमें भी अगर देखो इमेजिनरी एक्सिस की ये सिमेट्री है जो बाइसेक्ट करेगी इसको, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है, तो ये एंगल क्या आ गया, ये एंगल π/6 आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से मैं tan यूज़ कर सकता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना पूरा। तो यहाँ पे मेरे पास tan ऑफ π/6 मेरे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर 1 डिवाइडेड बाय बेस जो कि अल्फ़ा है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे इस ट्राइंगल पे अगर मैं लगा दूँ tan ये वाला, तो मेरे पास ये 1 है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, और ये बेस अल्फ़ा है, कोऑर्डिनेट से पता लग गया। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल रही है, यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा, यहाँ पे ध्यान रखना मैग्नीट्यूड है, लेंथ देख रहा हूँ ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा मेरे पास 1/√3 आ रहा है। पर मुझे पता है कि अल्फ़ा जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ना इमेजिनरी एक्सिस में नीचे की तरफ है, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1/√3 है। ठीक है, ये हमारे पास आया, क्लियर है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा बी वाले सेट के लिए भी ढूंढ लिया। हमें पूछा ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ कि देखो अ पोर्शन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस, सेंटर तो सही कहा है इसने, है ना, सेंटर हमने निकाला 0, अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू -1/√3 है, दैट लाइज इन द सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो बन ही नहीं रहा, मैंने दिखाया ना, ये ब्लू वाली है बी वाले के लिए। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, ए में क्या था, ए में था कि x<0, मतलब इतना पोर्शन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इतना पोर्शन है, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर हम देखें अ पोर्शन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, ठीक है, दैट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, ये सही है, ये सही है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आई होप सो आपको थोड़ा सा थ्योरी पता लग गई हो आर्क ऑफ अ सर्कल की, एंड इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2021 मार्च अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है ये। देखो W हमें गिवन है, ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जिसके लिए हमें एक तो उसके मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन गिवन है और एक हमारे पास एंगल के कंपैरिजन गिवन है। हमें एरिया पूछा है ट्रायंगल का, ठीक है, जिसकी वर्टिसेस ओरिजिन पे है, ओरिजिन W और Z है। तो एक्चुअली काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर तुम ज्योमेट्रिकली इसको देखो। ठीक है, तो लेट से मैं अगर ज्योमेट्रिकली बनाना चाहूँ, तो सबसे पहले W जो है उसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये W है, ये अपना ओरिजिन हो गया। ठीक है, W अपना कहाँ पे, 1, -√3। ठीक है, ये अपने पास एक वेक्टर बना सकता हूँ W का, बट एक लाइन जॉइनिंग बना देता हूँ क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल देख रहे हैं। फिर अगर Z की बात करी जाए, तो मैं अगर एंगल का कंपैरिजन देखूँ कि भाई W का जो एंगल है ना, और Z का जो एंगल है, दोनों में π/2 का डिफरेंस है। तो अगर W का मैं आर्ग्यूमेंट देखूँ, ये थीटा है W का, तो इसमें π/2 ऐड करना है, मतलब π/2 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारे पास थीटा है जो कि नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसमें हमने π/2 ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है।
तो इसका अगर आप z का देखते हो ना आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ w तुम्हारे पास ये आ गया ना इससे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ w प्लस π/2। ठीक है, क्लियर है। तो π/2 अगर तुम ऐड करते हो, तुमने यहाँ पे π/2 ऐड कर दिया, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा z, और उसका मैग्नीट्यूड कैसा भी हो सकता है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे लेट से z जा रहा है। ठीक है, π/2 ऐड कर दिया, रोटेट कर दिया, w को π/2 रोटेट करने पे z की डायरेक्शन में वो। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब ये z आ गया, z का मैग्नीट्यूड नहीं पता अभी के लिए, ये वाली इक्वेशन से निकलेगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है निकालने की, बल्कि ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ये पता लग गया कि π/2 से रोटेट मारा, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को अगर मैं जोड़ूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हाइट आ गई और ये बेस बन गया। सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब जो इसका एरिया है, एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z एंड मैग्नीट्यूड ऑफ w। सही बात है कि नहीं, ये हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास एरिया आएगा। और ये अगर मैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी से जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, z इंटू डब्ल्यू का मॉडुलस, और ये तो मेरे पास 1 गिवन है, तो जो आंसर है वो 1/2 आ गया। बहुत ही आसान सवाल है ये, है ना, बहुत ही आसान सवाल है। थोड़ा सा तुम्हें ऑब्जर्व करना है एंड आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन मुझे ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन देनी थी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप z निकाल भी सकते हो, आप z निकाल भी सकते हो, यहाँ से आपके पास मैग्नीट्यूड निकल गई, यहाँ से आपके पास डायरेक्शन निकल गई। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, यहाँ से एंगल निकाल लेना, थीटा कितना बन रहा है z के लिए। ठीक है, इंक्लाइनेशन एंड मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना। जैसे ये निकालोगे तो z भी निकल गया, क्योंकि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के पास क्या होता है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, या फिर तुम कह सकते हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर से रिलेट करता है ये, है ना। तो ठीक है, आई होप सो इतनी सफिशिएंट है इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल तो ये सवाल भी नहीं है, तो ये काफ़ी इजी सवाल है, 2021 मार्च अटेम्प्ट का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये एक कंडीशन गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 1। अब z का मॉडुलस, ये जो मॉडुलस है ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ऊपर का मॉडुलस आ गया और नीचे भी मॉडुलस बन गया। ठीक है, z माइनस 3 आयोटा, ये इक्वल टू 1 आ गया। तो मैं इसको दूसरी साइड अगर मैं लेके जाऊं तो मेरे पास क्या आ रहा है, z माइनस 3 आयोटा। अब तो मैं x प्लस आयोटा y डाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे को ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन देनी है, क्योंकि देखो ज्योमेट्रिकली अगर तुम थोड़ा सा सोचने लग गए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। बाकी ये नहीं है कि सिर्फ ज्योमेट्री से ही आंसर आता है, आप x प्लस आयोटा y डालोगे तब भी यही मिलेगा, बट ये थोड़ा इजी है समझने को। कि देखो जब भी ये रिप्रेजेंटेशन आ जाए ना, z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस, इसका मतलब होता है कि z जो है उसका डिस्टेंस z नॉट वाले पॉइंट से क्या है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो। तो यहाँ से ये पता लगा कि z का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे माइनस साइन को अगर एडजस्ट करूँ तो माइनस आयोटा वाले पॉइंट से जो उसका डिस्टेंस है z का, सिमिलरली z का डिस्टेंस जो 3 आयोटा वाले पॉइंट से है, वो दोनों बराबर है। समझ आया इसका मीनिंग समझ आया कि दोनों से उसका डिस्टेंस बराबर है। अब दो पॉइंट से जब एक पॉइंट का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, लेट्स से ये हमारा P पॉइंट था, ये हमारा Q पॉइंट था, और मैं कहूँ R एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों से हमेशा डिस्टेंस बराबर रख रहा है, तो इसका मतलब वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये वाली लाइन होगी R का लोकस, ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंट पे है, परपेंडिकुलर भी है एंड ये दोनों डिस्टेंस बराबर भी है। ठीक है, सिमिलर केस यहाँ पे भी है।
यहाँ पे अगर पॉइंट को प्लॉट करूँ तो माइनस आयोटा आ गया यहाँ पर, ठीक है, -1 पे। एंड ये मान लो 1 हो गया, ये मान लो 2 हो गया, ये मान लो 3 हो गया। तो ये वाला पॉइंट अपना क्या आ गया, दूसरा वाला 3 आयोटा। इसका अगर मैं यही लाइन ढूंढूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो तो बहुत आसान है। एक नीचे गया, दो नीचे गया, यहाँ पे एक ऊपर गया, एक ऊपर गया, तो ये दिख रहा है बहुत ही परफेक्ट हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि y = 1 वाली लाइन है। तो हो गया, निकल गई इन्फॉर्मेशन कि y = 1 होना चाहिए। समझ रहे हो? ये तो मुझे समझाने में टाइम लगा है, ये मुझे समझाने में टाइम लगा है तुम्हें, वरना अगर ये सवाल अगर देख लेते और थोड़ा सा विजुलाइज करते तो y = 1 सीधा निकलता सेकेंड्स में, है ना। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब जैसे ही y = 1 निकला, हमें ये बोला था कि हमें बेसिकली w निकालना है, ठीक है। z और w दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, लेकिन w जो है यहाँ z की टर्म्स में गिवन है, और z पे हमारे पास एक कंडीशन है और w पे भी एक कंडीशन है। तो पहले w निकालते हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि ये किसके बराबर होता है हमेशा, ये z के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली। तो चलो w को लिखते हैं। w हमारे पास क्या है, z × z कॉन्जुगेट -2z + 2। तो अगर z को x + आयोटा y मैं मानता हूँ, ठीक है, z को अगर मैंने ये मान लिया, तो अगर मैं रखूँ, पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये z के मॉडुलस का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ये। तो ये अगर z के मॉडुलस का स्क्वायर लिखूँ तो x² + y² -2 टाइम्स यहाँ पे x + आयोटा y आ जाएगा, एंड यहाँ पे +2 है। तो y को अगर मैं 1 डाल दूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, x² -2x + 3 -2 आयोटा, ठीक है। और मुझे क्या बोला है, मुझे ये बोला है कि रियल पार्ट ऑफ w जो है मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे मिनिमम, कि देखो रियल पार्ट क्या है इसका, ये है, और इसका मिनिमम कैसे निकलेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी, जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो गया तो 2 बच गया। तो इसका मतलब w जो है हमारे पास 2 - 2 आयोटा निकल गया, ठीक है। बात क्लियर है, समझ गए। तो w हमने निकाल लिया बहुत ही आसानी से। हमें पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n जो कि नेचुरल नंबर है, wn ताकि रियल बन जाए। ये तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप 2 को कॉमन आउट करो तो आपको 1 - आयोटा मिलेगा। और आपने काफ़ी सवाल करे होंगे जिसमें आपने w का स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या मिला, -2 आयोटा एंड 2 का स्क्वायर, एंड w की पावर 4 लोगे, मतलब इसी को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा हट जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4 6, ठीक है, एंड आयोटा का स्क्वायर होगा -1 आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो ये रियल बन गया। तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 पे रियल बन जा रहा है। या फिर आप सीधा भी देख सकते थे कि ये जो है ना, ये एक्चुअली है क्या, ये हमारे पास z की पावर 4 = 1 का एक सोल्यूशन है, समझे। z की पावर 4 = 1 का एक सोल्यूशन है। तो वहाँ से भी आप सोच सकते थे कि पावर 4 पे ये रियल देगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, बट इतना अच्छा तरीका नहीं है ये, आप पावर्स को स्क्वायर करके या पावर्स को बढ़ा के ही चेक करना है, ज़्यादा रिलायबल है। तो n = 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इन सवालों में। ये काफ़ी कुछ अच्छे सवाल थे जो कि ज्योमेट्री को भी रिलेट करते कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली वेक्टर्स से काफ़ी रिलेट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर हम पोलर फॉर्म देखें ना, पोलर फॉर्म क्या होती है, r × e⁻θ। तो इसके पास भी मैग्नीट्यूड है एंड इसके पास भी डायरेक्शन है, तो ये भी एक वेक्टर जैसा ही है, ठीक है। एंड जितना ज्योमेट्रिकली अगर तुम पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत पढ़ लो कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी
ज़्यादा इसकी डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादा ज्योमेट्रिकली पढ़ने का मुझे तो नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़ायदा होना है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि z माइनस जेड नॉट अगर किसी कांस्टेंट के बराबर है ना, तो ये सर्कल होता है ना। z माइनस जेड वन अगर हमारे पास z माइनस जेड टू के बराबर है तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होती है इन दोनों पॉइंट्स की। एंड सिमिलर कुछ जो जनरल केसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। बाकी आई थिंक यू आर गुड टू गो। थोड़ी सी कैलकुलेशंस इसमें होती हैं, थोड़ा सा एनालिसिस, एंड बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी वाइड है अगर तुम देखो। बट दीज वर द बेस्ट क्वेश्चंस जो कि पहले कभी आए हैं, एंड आई थिंक कि दैट्स ऑल। इसके बाद हम करेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, अगली वीडियो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की होगी, तो मिलते हैं उस वीडियो में।